जिसमें से उन्होंने अभय और उसके परिवार को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। तो फिर कैसे अचानक से उनके पास पैसों की इतनी दिक्कत हो गई कि वो लोग इस हवेली को बेचने के पीछे पड़ गए? बात साफ है, विहान राय की कंपनी की तरह वो लोग इस हवेली पर भी कब्जा करना चाहते हैं और अभय ने तय कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देगा। कुछ देर तक बहसबाजी करने के बाद अभय के रिश्तेदारों ने उसके सामने बस दो ही रास्ते छोड़े, या तो वो उन सभी को 1-1 करोड़ रुपए दे दे या फिर 6 महीने के अंदर इस हवेली को बेच दे, नहीं तो वो लोग उसे कोर्ट तक घसीट कर ले जाएंगे। मैं कितनी लाचार हो गई हूँ। जब उन लोगों ने कंपनी हड़पी, मैं तब भी कुछ नहीं कर पाई और आज भी मैं अपने घर को बिकने से बचा नहीं पा रही हूँ। अभय की बहन अनुजा अभी भी डर के मारे अपनी मां से चिपकी हुई थी। अपनी मां को ऐसा टूटता हुआ देखकर अभय की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसे याद है जब उसके डैड जिंदा थे तब कैसे वो उसकी मां को रानियों की तरह रखते थे। उसकी मां ने कभी खुद उठकर अपने आप एक गिलास पानी भी नहीं लिया तो घर के बाकी और काम करना तो दूर की बात है। लेकिन विहान राय के गुजर जाने के बाद उन्होंने न सिर्फ इस घर को संभाला बल्कि खुद बाहर जाकर छोटी मोटी जो भी नौकरी मिली उसे कर लिया। अभय जानता है कि उसकी मां के लिए यह सब कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन फिर भी उसने कभी अपनी मां के चेहरे पर एक शिकन नहीं देखी। लेकिन आज उन्हें इस तरह से टूटा हुआ देखकर अभय को बहुत दुख हो रहा था। अगर उसके रहते उसकी मां को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़े तो फिर उसके लिए उसके होने का फायदा ही क्या? मां, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। भले ही आज डैड हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उन लोगों को किसी भी कीमत में इस घर को हड़पने नहीं दूंगा। मैं अभी विक्रम अंकल से इस बारे में बात करता हूं। आप तब तक अंदर जाकर आराम करिए। एडवोकेट विक्रम न सिर्फ विहान राय के अच्छे दोस्त थे बल्कि उनकी कंपनी के लीगल एडवाइजर भी थे। इसलिए इस समय अभय को उनसे ज्यादा भरोसेमंद और कोई नहीं लगा। विक्रम से उनका हाल चाल पूछने के बाद अभय उन्हें सारी बात बताता है और दूसरी तरफ से विक्रम की बात सुनने के बाद अभय के चेहरे पर चिंता नजर आने लगती है। विक्रम अभय को बताते हैं कि उसके रिश्तेदार सही कह रहे हैं। कानूनन उन सभी का इस हवेली पर पूरा हक है और अगर यह केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट भी उनके सामने वही दो रास्ते छोड़ेगा। अभय, क्या कहा एडवोकेट विक्रम ने? कुछ नहीं मां, आप परेशान मत होइए। विक्रम अंकल ने कहा है कि इस मुसीबत का हल है। आप बस अनुजा का ध्यान रखिए और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं सब संभाल लूंगा। अभय मुस्कुराते हुए अपनी मां को आश्वासन देता है और उसकी बात सुनकर प्रेरणा राय राहत की सांस लेती है। सुनहरा कवच। अचानक से झाड़ियों में हुई हलचल अभय को उसके पास्ट से बाहर निकालती है और वो तुरंत ही सतर्क हो जाता है। टाइटन के जिस इलाके में वो उस वक्त था, वहां के जानवर भले ही कम खतरनाक थे पर फिर भी उनके साथ लापरवाही तो नहीं बरती जा सकती थी। यही सोचकर अभय चुपचाप एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और एक तक उस जगह को देखने लगता है जहां से उसे हलचल महसूस हुई थी। कुछ ही मिनटों बाद उसे वहां बने तालाब में से एक कछुआ बाहर जमीन की तरफ आता हुआ नजर आता है और उस कछुए को देखकर अभय चौंक जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि उसने पहली बार वहां कोई कछुआ देखा था, बल्कि इसलिए क्योंकि यह कछुआ उसने अभी तक जितने भी कछुए मारे थे उन सभी से अलग था। जहां उसके द्वारा मारे गए बाकी सब कछुओं का कवच काले रंग का था, वहीं दूसरी तरफ तालाब से बाहर आता हुआ यह कछुआ सुनहरे रंग का था। उस कछुए को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सोने का बना हुआ हो और उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे कि कोई कीमती पत्थर। जब तक कोई ध्यान से न देखे तब तक किसी को भी वो कछुआ असली नहीं लगेगा। इतने महीने टाइटन पर रहने के बावजूद यह पहली बार था जब अभय ने इस तरह का कोई जानवर देखा था और इसलिए वह बहुत हैरान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सुनहरा कछुआ बाकी कछुओं से इतना अलग कैसे है। हाल ही में अभय ने काफी सारे कछुए मारे थे, इसलिए उसे इन कछुओं के बारे में सारी जानकारी थी। इसलिए वो यह बात बहुत अच्छे से जानता था कि इन कछुओं के देखने की शक्ति तो कमजोर होती है, लेकिन इनके सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। तो जब तक वो बिना कोई आवाज किए पेड़ के पीछे चुपचाप खड़ा रहेगा, तब तक इस सुनहरे कछुए को अभय के वहां मौजूद होने का कोई एहसास नहीं होगा। यही ख्याल दिमाग में रखकर अभय शांति से पेड़ के पीछे खड़े रहकर उस कछुए पर वार करने के लिए सही मौके का इंतजार करता है। तभी अचानक से वो कछुआ उसी तरफ बढ़ने लगता है जहां पर अभय खड़ा हुआ था, जिसे देखकर अभय काफी हैरान हो जाता है, पर फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हिलता। देखते ही देखते वो कछुआ अभय के बगल में आ जाता है
अभय समझ जाता है कि उस कछुए को अभी तक अभय की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ है। इसी बात का फायदा उठाते हुए अभय तुरंत ही उस कछुए को उसके कवच से पकड़ने के लिए अपने खंजर से सीधा उसके शरीर के कमजोर अंगों पर निशाना साधता है और कुल 6 बार में उस सुनहरे कछुए के सभी 6 पंजों को काट डालता है। अपने ऊपर अचानक हुए इस अटैक का उस सुनहरे कछुए के पास कोई डिफेंस नहीं होता है और वो तुरंत ही तड़पता हुआ जमीन पर पलटकर गिर जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए अभय अपने खंजर से उसका पेट चीर कर रख देता है और अभय के ऐसा करते ही वो सुनहरा कछुआ अचानक से ही तड़पना बंद कर देता है। सेक्रेड ब्लड कछुआ मारा गया। आपको सेक्रेड ब्लड कछुए की डेविल सोल हासिल हो गई है। 0 से 10 जीन पॉइंट हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। अपने दिमाग में अचानक से यह आवाज सुनकर अभय हैरान रह जाता है। क्या सचमुच उसने सेक्रेड ब्लड जानवर को मार गिराया है? उसे याद है कि डॉक्टर खुराना ने उसे बताया था कि टाइटन ग्रह पर एलियंस 4 कैटेगरीज में बंटे हुए हैं और सेक्रेड ब्लड एलियंस सबसे ऊंची कैटेगरी में आते हैं। तो इसका मतलब है कि उसने एक सबसे ऊंची कैटेगरी के जानवर को मार गिराया है। एक पल के लिए अभय को लगा जैसे कि कोई सपना देख रहा हो और अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए वो कसकर खुद को चुटकी काटता है। अपने हाथ पर हुए तेज दर्द के एहसास से अभय को विश्वास हो जाता है कि वो कोई सपना नहीं देख रहा। वाकई में उसने इस कैटेगरी के जानवर को मारा है। इस बात का एहसास होते ही अभय की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो खुशी खुशी उस सुनहरे कछुए की एनर्जी हासिल करने में लग जाता है। सेक्रेड ब्लड कछुए की एनर्जी हासिल करने के बाद अभय अपने सामने आई पावर स्क्रीन की तरफ देखता है जिस पर लिखा था, आपको सुनहरे कछुए की एनर्जी हासिल हो गई है। आपने 7 सेक्रेड जीन पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। ये पढ़कर अभय को ऐसा लगता है जैसे कि उसने पूरी दुनिया ही जीत ली हो। टाइटन ग्रह में आने के बाद यह उसकी पहली सफलता थी। कहां अभी कुछ देर पहले तक तो उसे एक भी जीन पॉइंट नहीं मिले थे और अब उसे 7 पॉइंट्स मिले हैं और वो भी सेक्रेड जीन पॉइंट। इसके अलावा उसे ये बात भी अच्छे से पता है कि सेक्रेड ब्लड एलियंस की सोल बिना किसी शक सबसे अच्छी डेविल सोल होती है और अगर वो इसे बेचने जाएगा तो उसे इसकी अच्छी खासी रकम मिलेगी। इसलिए उसका खुश होना लाजमी था। सुनहरे कछुए की एनर्जी हासिल करने के बाद अभय उस कछुए का कवच उसके शरीर से अलग करने के लिए उसके शरीर को चीरता है। तभी एक टन की आवाज के साथ उसका खंजर किसी ठोस मेटल से जा टकराता है और अभय वहीं पर रुक जाता है। जितनी उसे इन कछुओं के बारे में समझ है उसके हिसाब से यह कछुए और केकड़े एक जैसे ही होते हैं, ऊपर से सख्त और अंदर से नर्म। उनके मांस में कोई हड्डियां नहीं होती हैं। फिर उसके शरीर में यह मेटल कहां से आया? यही सोचकर अभय उस सुनहरे कछुए के पेट को और चौड़ा चीरता है और उसे एक काले रंग के मेटल का टुकड़ा नजर आने लगता है। अभय तुरंत ही उस मेटल के आसपास घिरे मांस को अच्छे से साफ करता है और कुछ ही सेकंड्स में वो काला मेटल उसे साफ साफ नजर आने लगता है। पहली झलक में देखने पर अभय को वो कोई आम मेटल लगता है, लेकिन जब वो उसे बाहर निकालता है तब उसे एहसास होता है कि वो कोई मेटल नहीं बल्कि काले रंग का क्रिस्टल पत्थर है जिसका आकार किसी कबूतर के अंडे के बराबर था। अभय उस क्रिस्टल पत्थर को हाथ में लेता है और उसे उस पत्थर में कुछ भी अजीब महसूस नहीं होता। दूर से देखने में वो क्रिस्टल पत्थर किसी चमकते हुए पत्थर के टुकड़े की तरह खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसे करीब से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पर करोड़ों सितारों की चमक पड़ रही हो जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। यह टाइटन ग्रह का सबसे कम खतरे वाला इलाका है। यहाँ तो प्राइमरी एलियंस भी बहुत मुश्किल से नजर आते हैं, तो सीक्रेट ब्लड एलियंस की तो बात ही छोड़। तो फिर यह सीक्रेट ब्लड सुनहरा कछुआ यहाँ अचानक से कैसे आ गया? और इससे पहले तो मैंने कभी भी सीक्रेट ब्लड कछुओं के बारे में सुना ही नहीं। वैसे भी यह काले कछुए बहुत कमजोर होते हैं और यह सीक्रेट ब्लड सुनहरा कछुआ तो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। यह कहीं से भी सबसे ऊंची कैटेगरी का एलियन तो नहीं लग रहा था। तो क्या इस क्रिस्टल की वजह से यह कछुआ इतना सुनहरा लग रहा था? अभय सोच में पड़ जाता है और काफी देर तक सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आता। इसलिए बिना ज्यादा सोच विचार किए अभय उस काले क्रिस्टल को अपनी जेब में रख लेता है और एक बार फिर से उस सुनहरे कछुए के कवच को उसके शरीर से अलग करना शुरू करता है। सीक्रेट ब्लड कछुए का कवच भी बहुत कीमती होता है। अगर उसे बेचा जाए तो उसकी अच्छी खासी रकम मिल सकती है। इसलिए वह सावधानी से सुनहरे कछुए के कवच को उसके शरीर से अलग करके अपने बैग में रख लेता है। आज वाकई में उसका दिन काफी अच्छा था।
आज ना सिर्फ उसे सीक्रेट ब्लड एलियन को मारकर उसकी राक्षसी आत्मा हासिल हुई है, बल्कि उसे 7 सीक्रेट जीन पॉइंट्स भी मिले हैं। और तो और यह यूनिक काला क्रिस्टल भी हासिल हुआ है। और अभय को ऐसा इंट्यूशन हो रहा था कि यह काला क्रिस्टल कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि बहुत ही खास है। इतनी बड़ी सफलता हासिल होना अभय को किसी सपने जैसा लग रहा था। जैसा उसका एक्सपीरियंस था, उस हिसाब से तो एक प्राइमरी एलियन को ही मारना उसके लिए मुश्किल था। फिर यहां तो उसने एक सीक्रेट ब्लड एलियन को मारा था। अभय को भले ही टाइटन ग्रह पर आने से पहले मार्शल आर्ट्स की एडवांस ट्रेनिंग मिली थी, पर वो इस ग्रह पर मौजूद खतरनाक एलियन से मुकाबला करने के लिए काफी नहीं थी। साथ ही साथ उसके पास कोई डेविल्स सोल भी नहीं थी, जिससे वो अपना रूप बदल सके या उस डेविल्स सोल को अपना हथियार और कवच बना सके। टाइटन ग्रह के बाजार में यह डेविल्स सोल इतनी महंगी थी कि अभय उसे खरीद भी नहीं सकता था। बिना इन सब साधनों के अभय ने अब तक सिर्फ कमजोर एलियंस को ही मारकर जीन पॉइंट्स हासिल किए थे। लेकिन जितना ज्यादा वो इन कमजोर एलियंस की एनर्जी हासिल कर रहा था, उसके विकसित होने की प्रक्रिया उतनी ही धीमी होती जा रही थी। और यही वजह थी कि टाइटन ग्रह पर 3 महीने से ज्यादा बिताने के बाद भी उसने अभी तक फर्स्ट लेवल भी पार नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि उसने किसी ताकतवर एलियन को मारने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन सबसे कमजोर प्राइमरी एलियन भी उसकी जान के लिए खतरा बन गया था, जिसकी वजह से उसे करीब 1 महीने तक देव आश्रम में आराम करना पड़ा। अभय जानता था कि अगर वो किसी तरह ताकतवर एलियन का शिकार नहीं करेगा तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और यही वजह थी कि आज वो किसी ताकतवर एलियन की तलाश में निकला था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि उस एक ही दिन में इतना कुछ मिल जाएगा।